कि ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप भी राजस्थान में सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और राजस्थान जीके से डर रहे हो कि राजस्थान जीके से कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट करिएगा कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करेंगे। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर है वो सही होते हैं, ठीक है ना। रामबाण क्लास रहेगी सीईटी की। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा है, किस प्रतिहार शासक ने आर्यवराह की उपाधि धारण की थी। बहुत शानदार प्रश्न सीईटी के लेवल का सवाल है कि आर्यवराह की उपाधि किसने धारण की थी। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वस्त्रराज, यहाँ पर दोस्तों मीर भोज। तो आप सबको ध्यान रखना है, मीर भोज ने क्या की थी विद्यार्थियों, मीर भोज ने आर्यवराह की उपाधि धारण की थी। यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था। देखो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों है वो 1576 के अंदर हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच के अंदर। उसमें आपको बताना है मुगलों की सेना थी, उसका सेनापति कौन था। खुर्रम खान, हकीम खान, मेहमान सिंह या दोस्तों मान सिंह। तो आपको ध्यान रखना है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति थे वो थे मान सिंह। जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन एकदम आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। ग्रीष्ममेल युद्ध दोस्तों जून 1545, जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545। तो ग्रीष्ममेल का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था, ये जनवरी 1544 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ग्रीष्ममेल का युद्ध, जनवरी 1544 के अंदर ग्रीष्ममेल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था ये। तो सी ऑप्शन को सही कर देंगे। अगला, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। देखो चौरी कर कब लगाया, बात करें तो सबको आपको पता है दोस्तों, ये चौरी कर है ना, जब बेटी की दोस्तों क्या है विवाह होता था बेटी का, उस समय चौरी के समय ये कर लिया जाता था दोस्तों। ये कर विवाह से संबंधित है। बात करें दोस्तों कौन से ठिकाने में लगा था, तो ये लगा था दोस्तों बिजूलिया ठिकाने में। चौरी कर कहाँ पे लगा था, बिल्कुल बिजूलिया ठिकाने के अंदर दोस्तों आए ये भाई अपना चौरी कर लगा था, जो कब लिया जाता था दोस्तों, बिल्कुल पुत्री के विवाह के समय लिया जाता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा या भूप सिंह। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना है साथियों वो नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। कमेंट करेंगे दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा स्तंभ है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है। इस पर जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो कब किया गया था, ये आपको बताना है। 1949, 1956, 1974, 1986। तो विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1949 के अंदर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। माउंट आबू के अंदर, अलवर के अंदर, अजमेर के अंदर, जालोर के अंदर। तो अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों हैं ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है अचलगढ़, माउंट आबू सिरोही के अंदर दुर्ग बना हुआ है। अगला, माउंट आबू का नया नाम आप सबको पता है ना, आबूराज रखा हुआ है, ठीक है ना। भजनलाल शर्मा ने माउंट आबू का नाम क्या रख दिया, अभी आबूराज कर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है। तोप बनाने का कारखाना दोस्तों नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, मोती डूंगरी में या आमेरगढ़ के अंदर। तो तोप बनाने का कारखाना है दोस्तों ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। यहीं पे दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जयबान तोप है वो रखी हुई है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए। हवा महल दोस्तों जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल का उस्ताद लालचंद है दोस्तों, वो वास्तुकार है। अब आपसे मैंने पूछी है तीसरी मंजिल, मतलब आपको 500 मंजिल याद कर लेनी है। तीसरी मंजिल का नाम है दोस्तों विचित्र मंदिर, ठीक है ना। हवा महल की तीसरी मंजिल कौन सी है दोस्तों, विचित्र मंदिर हो जाएगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पूछा, ये भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। भारत की सबसे गहरी और दोस्तों बड़ी बावड़ी कौन सी है? देखिए, तुर्जी का झालरा, आबानेरी की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। तो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी है, उनमें दोस्तों कौन आती है? वो दोस्तों आती है आबानेरी की चांद बावड़ी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान की किस चित्रशैली में माथेरन परिवार का योगदान सर्वाधिक माना गया है? देखिए, माथेरन का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? बीकानेर शैली से हो जाएगा। जब भी आपसे माथेरन के बारे में पूछे, क्या करना है आपको? सीधा बीकानेर ऑप्शन को राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी है वो मिलती रहे। ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर है? देखिए, भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय पूछा है, उदयपुर, धौलपुर, बूंदी या जयपुर। तो भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों आए, ये अपने कहाँ पर है? ये दोस्तों आए उदयपुर के अंदर। जो भी उदयपुर को राइट कर रहा है, उदयपुर को सही कर देंगे। अगला, बेवाण कला का संबंध है काष्ठ कला से, प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मरण कला से। तो आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, बेवाण कला का सीधा संबंध है वो काष्ठ कला से है। तो यानी ऑप्शन ए को अपन क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने, अल्लाह जिलाई बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? रावण हत्या के लिए, कुर्जा गायन के लिए, मांड गायन के लिए, नृत्य के लिए। देखिए दोस्तों, बात करें अल्लाह जिलाई बाई के बारे में, तो ये राजस्थान की मुरु कोकिला कहलाती है, जो कि क्या है दोस्तों? एक मांड गायिका है। इन्होंने एक गीत गाया जिसका नाम है केसरिया बालम आवनी पदर हमारे देश। इसको किस राग में गाया है? इसको अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा मांड राग के अंदर गाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, हमसीडो लोकगीत राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? हमसीडो गीत दोस्तों किससे संबंधित है? भीलों से, सहरियों से, गाड़िया लोहार से या कालबेलियों से? फटाफट तरीके से कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर हमसीडो का संबंध किससे है दोस्तों। तो हमसीडो है वो क्या है दोस्तों? भील स्त्री पुरुष से मिलकर ये दोस्तों है वो दोस्तों क्या है? बिल्कुल गीत गाते हैं, वो है अपना हमसीडो गीत। तो हमसीडो का सीधा संबंध किससे हो जाएगा? भीलों से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तरी मेवाड़ में जो भील निवास करते हैं ना, वो स्त्री व पुरुष मिलकर जो गीत गाते हैं, उसी का नाम क्या है? अरे उसी का नाम तो हमसीडो है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे? राइट कर देंगे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गैर नृत्य में उपयुक्त में नहीं लिया जाता? बिल्कुल आपको बताना है कौन सा वाद्ययंत्र है दोस्तों जो गैर नृत्य में काम में नहीं आता है। गेरिये, ढोल, बांकिया, थाली। तो गेरिये किसे कहते हैं? गेरिये तो दोस्तों ये वाद्ययंत्र नहीं होता है, जो गैर दोस्तों खेलते हैं ना, उन्हें गेरिया कहा जाता है। तो एक प्रकार का वाद्ययंत्र है, वो इसमें नहीं आता है। बाकी इसमें ढोल प्रयोग लिया जाता है, थाली भी ली जाती है, बांकिया भी प्रयोग में आता है। ठीक है। तेरे ताल नृत्य से जुड़ा लोक नृत्य कौन सा है या समुदाय कौन सा है दोस्तों? तो तेरे ताल नृत्य है दोस्तों, यह कामड़ जाति की महिला के द्वारा। ठीक है ना, कौन करती है? कामड़ जाति की महिला। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, और कामड़ जाति की महिला हैं वो रामदेव जी के मेले के अंदर तेरे ताल नृत्य करती है। ठीक है। तेरे ताल नृत्य है ये रामदेव जी के मेले का क्या है दोस्तों? मुख्य आकर्षण है। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है, चार हाथों वाले लोक देवता किससे कहा गया है? मणिनाथ जी, झुंझार जी, कल्ला जी, पत्ता जी। तो चार हाथों वाले लोक देवता है साथियों, वो कल्ला जी को कहा गया है। सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर राइट कर देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का वार्षिक मेला समर्पित है? कोल्लू फलोदी के अंदर जो वार्षिक मेला भरता है, रामदेव जी का मेला है, देव जी का, बाबू जी का, गोगा जी का? बताएंगे। कोल्लू फलोदी का वार्षिक मेला है साथियों, ये बाबू जी को समर्पित है। कोल्लू फलोदी के अंदर किसका स्थान है? बाबू जी का स्थान है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी 12th लेवल का पूरा कोर्स दोस्तों हमने यहाँ पर है दोस्तों वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा आरपी स्टडी की एप्लीकेशन के अंदर। प्ले स्टोर पर जाएंगे, आरपी स्टडी ऐप लिखेंगे, ऐप आएगा इस तरीके का, इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 599 रुपये के अंदर मिल रहा है। जिस किसी विद्यार्थी ने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका नया सिलेबस है 2026 का, उसी के अकॉर्डिंग क्लासें लग रही है। विशेष मार्गदर्शन के साथ आपको हमें पढ़ाया जा रहा है, और 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों हैं वो यहाँ पर दोस्तों पढ़ाया जाएगा। तो
तो बेफिक्र होकर बढ़िया तरीके से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए विद्यार्थियों। पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करें, हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, CET का कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? कमेंट करेंगे साथियों। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वाइग्या माता, आवरी माता, तनोटिया माता, लटियार माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वाइग्या माता। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है सही है। अगला है राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? पीपा को, मीराबाई को, रामचरण को, दादू दयाल को। तो राजस्थान के कबीर दोस्तों है ना, वो हो जाएंगे संत दादू दयाल। दादू दयाल है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर अपने राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। तो डी ऑप्शन क्या करेंगे अपन एकदम राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? यहाँ पर बताएंगे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों किसका मेला भरता है? तो बिल्कुल ये मेला भरता है देवनारायण जी का। ठीक है ना, कहाँ भरता है? आशीष भीलवाड़ा में इनका दोस्तों आप सबको पता है मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए बात करें इनकी फड़ है वो बहुत लोकप्रिय है, तो फड़ की आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो मेला भरता है कि इनका मेला है देव जी का मेला है। अगला, कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? जसनाथ संप्रदाय की उपपीठ लालासर, पांचला और बमलू या मालासर। तो इसमें से दोस्तों जो अपनी कौन सी लालासर है ये जसनाती की उपपीठ नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दादू दयाल, लालदास, संत हरिदास, संत मावजी। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी साथियों, वो की थी संत हरिदास के द्वारा। जो भी हरिदास कमेंट करा हरिदास सही है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगला, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि से संबंधित जो दोस्तों मेला भरता है वो आप सबको पता है कोलात बीकानेर के अंदर। कहाँ भरता है ये मेला? कोलात बीकानेर के अंदर भरता है दोस्तों। अगला है सीताबाड़ी का मुख्य मेला किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला किसको समर्पित है दोस्तों? शहरियों को, गरासियों को, सांची जनजाति को या भील जनजाति को? तो बिल्कुल सीताबाड़ी का मेला शहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। और ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है केलवाड़ा बारा के अंदर। ठीक है, अगला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है? बेणेश्वर मेला दोस्तों सोममाई जाखम के संगम में भरता है ये मेला। ठीक है ना, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर भरता है। कहाँ भरता है? नवाटापुरा डूंगरपुर। अगला है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में, नागौर में, राजसमंद में या दोस्तों अजमेर के अंदर? तो बिल्कुल चंद्रभागा मेला है ये झालरापाटन के अंदर भरता है और इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आपके सामने फूलडोल महोत्सव का संबंध है रामसनी संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से। तो आप सबको ध्यान रखना है फूलडोल महोत्सव है वो रामसनी संप्रदाय मनाता है। कहाँ मनाता है ये दोस्तों फूलडोल महोत्सव? शाहपुरा के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में कोटा बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो कोटा बूंदी का क्षेत्र आप सबको पता है किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? हाड़ौती बोली है वो बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है आपको ये पता होना चाहिए? गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। और मारवाड़ में आप सबको पता है दोस्तों गोडवाड़ी कहाँ पे बोलते हैं? ये बोलते हैं जालोर के अंदर। ठीक है ना, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर के अंदर बोली जाती है। अगला है अयरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले के अंदर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू या जयपुर? तो अयरवाटी दोस्तों है ये अपने बोली जाती है अलवर के अंदर, मेवात क्षेत्र में। ठीक है, अगला, वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो वागड़ी को ग्रीष्म ने दोस्तों भीली बोली भी कहा है। ठीक है, और ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, अगला है रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है दोस्तों। रानीगंज कोलफील्ड में कौन स्थित है? तो रानीगंज कोलफील्ड के अंदर दोस्तों हैं वो अपना हो जाएगा बिल्कुल कौन? वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला, सबसे दक्षिणी हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है ना? सुदूर दक्षिण हिमालय दोस्तों किसे कहा गया है? सुदूर का मतलब है दोस्तों सबसे दक्षिण हिमालय है वो कहा गया है शिवालिक को। जो भी शिवालिक कमेंट करा शिवालिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु प्रणाली का भाग नहीं है? सिंधु नदी प्रणाली का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? सतलुज नदी, चनाब नदी, कोसी नदी या रावी नदी?
तो यहाँ पर जो दोस्तों कोसी नदी है ये सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है प्यारे साथियों। अगला है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी गई है साथियों, वो नदी हो जाएगी अपनी चेनाब। कौन सी? चेनाब नदी। नेक्स्ट आपके सामने सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी है दोस्तों, ये गंगा की क्या है? एक प्रकार की सहायक नदी है प्यारे साथियों। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इनमें से पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो अपना हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला है जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है दोस्तों माउंट आबू सिरोही का अभ्यारण्य। सरिस्का अलवर के अंदर है, तालसा पर चूरू के अंदर है, केवलादेव दोस्तों करौली के अंदर है। बिल्कुल, केला देवी करौली के अंदर है, केवलादेव भरतपुर के अंदर है। ठीक है, पर जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू अभ्यारण्य। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? याक पशु दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, ये बड़े पाया जाता है लद्दाख के अंदर। कहाँ पर? लद्दाख की अगर आप ट्रिप करते हो तो वहाँ पर कौन सा पशु मिलेगा आपको? याक। बिल्कुल, सीटी में नंबर आ जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर ट्रिप ही करनी है अपन को, है ना। हाँ, अगला निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? बिल्कुल, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों माना गया है वो कौन सा है? तो वो अपना हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अरावली श्रृंखलाओं में निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो वो है अपनी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। निम्नलिखित अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचा शिखर, ये मैंने आपको बता दिया, गुरु शिखर दोस्तों। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। जिन किसी विद्यार्थी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो कोर्स ज्वाइन कर ले, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके बढ़िया तैयारी करो, नहीं तो मार्केट से आपको 10-12 बुक लानी पड़ेगी अलग अलग विषय की। इसके अंदर आपको सारे नोट्स क्लासेज वगैरह मिल जाएगी, तो विधिवत तैयारी हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ, और जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी क्लासें कंटिन्यू मिल सके। जय हिंद, जय भारत।